गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पे हम क्लोन किए गए डीएनए के विश्लेषण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने कुछ विधियाँ पढ़ चुके थे, जैसे कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम जेल वैद्युतकण संचरण भी कहते हैं, ब्लॉटिंग की तकनीक। इस ब्लॉटिंग में हमने सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ ली थी। इसके बाद हमने पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तथा उसके बाद आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इन चारों तकनीकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम जिस तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे वो कौन सी है? डीएनए अंगुली छापन। तो डीएनए अंगुली छापन विधि आज का हमारा टॉपिक है। देखते हैं क्या होती है ये। तो देखिए, डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है। हमने देखा कि सारे मनुष्यों में बालों की संरचना, स्किन का कलर, आंखों का रंग, उनके हर तरीके में या हर लक्षण में भिन्नता पाई जाती है। ऐसा उनके आनुवांशिक पदार्थ के कारण होता है। किसके कारण होता है? आनुवांशिक पदार्थ। और हम जानते हैं कि विकसित जीवों का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है? डीएनए। क्लियर है? तो अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग लक्षणों के लिए उनका आनुवांशिक पदार्थ उत्तरदायी होता है, जो कि क्या है? डीएनए। सभी मनुष्यों में डीएनए की संरचना या डीएनए के क्षार क्रमों का अनुक्रम क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। केवल समयुग्मजी यमज, जिन्हें हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अर्थात एक ही जायगोट के, एक ही युग्मनज के टूटने से, विदलन से जो ट्विंस बनते हैं, उन्हीं में आनुवांशिक पदार्थ समान होता है। नहीं तो सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ भिन्न भिन्न होता है। इवन यदि हम बात करें जुड़वा की, तो जुड़वा जो संतति है वो भी पूर्णतः लक्षणों में समान नहीं होती। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं वो दोनों ही लड़के होंगे या दोनों ही लड़कियां होंगी। जबकि सामान्यतः में क्या होता है, एक लड़का या एक लड़की है तो वो भी ट्विंस हो सकते हैं, या उत्पन्न होने वाले दोनों लड़कियां या दोनों लड़के जुड़वा हैं लेकिन उनके लक्षण समान नहीं है। तो जो समयुग्मजी यमज है, इन्हीं का डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? समान। तो हमने कहा कि आनुवांशिक पदार्थ प्रत्येक जीव का भिन्न भिन्न है। तो जिस तरीके से हम फिंगरप्रिंट देखते हैं, मनुष्य के जो हाथों की जो उंगलियां हैं उनके जो प्रिंट है, ये क्या होते हैं? अलग अलग, भिन्न भिन्न। इसी तरीके से जीवों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में नाइट्रोजन बेस का अनुक्रम, जो नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने का क्रम है, ये भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं? डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो डीएनए अंगुली छापन विधि थी, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? इस विधि के बारे में सबसे पहले अलेक जेफरी एक साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले डीएनए अंगुली छापन के बारे में अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया, और उन्होंने बताया कि अलग अलग जीवों में वंशानुगति के लिए अलग अलग प्रकार के डीएनए के जो क्षारक्रम हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं अंगुली छापन की क्रियाविधि के लिए, तो अंगुली छापन की क्रियाविधि की तकनीक का जो आधार है, यह आधार होता है VNTR। क्या होता है? VNTR, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। देखिए, ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हमने बात की थी, ये आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बताता है। जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, उस आनुवांशिक पदार्थ में नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम के बारे में बताता है। और हमने कहा कि हर मनुष्य में या प्रत्येक मनुष्य में यह अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का डीएनए का जो अंगुली छापन है, ये भी क्या होता है? भिन्न भिन्न। अब चूंकि यह आनुवांशिक है तो माता पिता से प्राप्त होगा,
लेकिन इनका नंबर, रिपीट होने वाला नंबर क्या होता है, वेरिएबल होता है, अर्थात भिन्न भिन्न होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया है, अनुक्रम पुनरावर्तन। क्या बोला है इसे हिंदी में, अनुक्रम पुनरावर्तन। कि जो ये डीएनए का जो अनुक्रम है, क्षार जो क्रम है, ये कैसा होता है, पुनरावर्तित होता है, लेकिन इसकी संख्या क्या है, वेरिएबल, अर्थात भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए, ये जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, ये माता से भी मिलेंगे और ये पिता से भी मिलेंगे। तो संतति में जो ये वेरिएबल अनुक्रम है, ये आधे तो माता से प्राप्त होते हैं और आधे कहाँ से प्राप्त होते हैं, पिता से। तो हमने बात की कि जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस तकनीक का आधार क्या है, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और यही इसका सिद्धांत है। अब देखिए किस तरीके से फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस है, जो तकनीक है, वो कंप्लीट की जाती है। देखते हैं इसके बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक। तो देखिए क्या पढ़ा हमने अब तक। हमने देखा कि जीवों का जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। केवल समयुग्मजीय यमज यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ही क्या होता है, ये समान। मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं, जो बिल्कुल संरचना में, रंग में, रूप में बिल्कुल समान दिखाई देते हैं, वो क्या होता है, आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इन्हीं में डीएनए जो फिंगरप्रिंट है वो समान होता है, नहीं तो सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। इनमें नाइट्रोजन जो क्षार के जुड़ने का क्रम है, जैसे कि ATCGCC, ये जो जुड़ने का क्रम है, ये क्या होता है, इनमें भिन्न भिन्न होता है। इसके बारे में सबसे पहले अलग जेफरी ने बताया था, और इसका आधार क्या है, VNTRs। VNTRs क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्लियर हुआ। देखिए अब पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक, कि किस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें जिस मनुष्य का डीएनए का अंगुली छाप लेना है, जिसका फिंगरप्रिंट लेना है, उस डीएनए की उस कोशिका से, उस जीव की कोशिका से डीएनए को प्राप्त किया जाता है। क्लियर है। तो जिस मनुष्य का अंगुली छापन करना है, उसकी कोशिका को नष्ट करेंगे और कोशिका से क्या प्राप्त कर लेंगे, डीएनए प्राप्त कर लिया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो क्या हुआ कि आप कोशिका से डीएनए को प्राप्त करेंगे। यदि ये डीएनए की मात्रा बहुत कम है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, जो फॉरेंसिक साइंस है, यानी कि जो अपराध विज्ञान है, यहाँ पे क्या किया जाता है, डीएनए का फिंगरप्रिंट लिया जाता है कि अपराधी की पहचान करने में। सपोज कीजिए वहाँ पे जो घटना स्थल है, वहाँ पे आपको एक हेयर फॉलिकल यानी कि आपको एक बाल मिला, तो उसमें प्राप्त होने वाले डीएनए की मात्रा बहुत कम है। यदि प्राप्त होने वाले डीएनए की मात्रा बहुत कम है, तो इसकी संख्या को बढ़ाएंगे हम, डीएनए की जो मात्रा है इसको बढ़ाएंगे। और हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एकल डीएनए की प्रतिलिपि से बहुत सारे डीएनए के निर्माण के लिए क्या करते हैं, हम पीसीआर का यूज करते हैं। तो यदि प्राप्त होने वाले डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है, तो पीसीआर की प्रक्रिया के द्वारा डीएनए की मात्रा को क्या कर लिया जाता है, बढ़ा लिया जाता है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले जिस भी जीव का आपको डीएनए फिंगरप्रिंट ज्ञात करना है, उस जीव की कोशिका को लेंगे और उससे आप क्या प्राप्त करेंगे, डीएनए। कोशिका कोई सी भी ले सकते हैं आप। इस कोशिका के लिए आप हेयर ले सकते हैं, आप स्किन की सेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ब्लड की कोशिकाएं ले सकते हैं, सीमन ले सकते हैं, अर्थात वीर्य ले सकते हैं। तो यहाँ से डीएनए प्राप्त किया और पीसीआर की तकनीक के द्वारा इस डीएनए की मात्रा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पीसीआर तकनीक से डीएनए की अनेकों प्रतिलिपियां निर्मित। अब देखिए, जैसे ही आपने डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां निर्मित कर ली, अब आपको क्या करना है, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीधे बड़े डीएनए का नहीं होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए के खंडों को अलग अलग करते हैं, तो हमें खंड प्राप्त करने पड़ेंगे। तो खंड प्राप्त करने के लिए उस डीएनए की क्रिया किससे करा देंगे, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज से। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से। जो आपको डीएनए प्राप्त हुआ, इस डीएनए को क्या करा आपने, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से आपने क्रिया करा दी। और जैसे ही आपने डीएनए की क्रिया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से कराई, तो आपके डीएनए अनेकों छोटे छोटे खंडों में टूट जाएंगे
और जो खंड प्राप्त होंगे उन्हें हमने क्या कह दिया है, RFLP। क्या बोल दिया उन्हें हमने, RFLP। क्या होता है RFLP? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या हुआ, डीएनए प्राप्त किया, अगर संख्या मात्रा कम है तो उसकी मात्रा बढ़ाई, उसी क्रिया आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कराई। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराई तो आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे खंड प्राप्त हो जाएंगे अलग अलग लंबाई के, जिन्हें हमने क्या कह दिया है, RFLP। तो RFLP के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही आपको विभिन्न लंबाई के छोटे छोटे खंड प्राप्त हो जाएंगे डीएनए के, अब आप क्या करेंगे, इन्हें पृथक करेंगे। और पृथक करने के लिए क्या करते हैं, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। तो जैसे ही आपको RFLP प्राप्त हुई, इन खंडों को लंबाई के अनुसार प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या किया इसमें हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने बात की थी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप एगारोज जेल और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल दोनों में से कोई सा भी जेल यूज कर लेते हैं। अगर आप एगारोज जेल इलेक्ट्रो काम में लेते हैं तो इसे क्या बोल देंगे, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होगा इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हम एगारोज जेल में क्या करेंगे, बहुत सारे कूप निर्मित करते हैं और इन कूपों में क्या करेंगे, हम डीएनए है उसे फिल कर देंगे। तो कुछ समय के बाद आपको डीएनए की अलग अलग लंबाई के खंड प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जैसे ही आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया तो यहाँ पे आपको अलग अलग लंबाई के डीएनए खंड प्राप्त हो गए। चूंकि ये डीएनए के खंड है, ये आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, तो इसे देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप अभिरंजन करते हैं। अभिरंजन को क्या बोलते हैं, स्टेनिंग, कलर देना। जैसे ही आप इस जेल का स्टेनिंग करेंगे, किससे करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे करेंगे, इथिडियम जैसे ही इस जेल की क्रिया इथिडियम ब्रोमाइड से कराई और इसके बाद इसे आपने अल्ट्रावायलेट रेज में, पराबैंगनी प्रकाश में देखा, तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए ये जो जेल है, इस जेल को जैसे ही आप स्टेन करने के बाद अल्ट्रावायलेट रेज में देखेंगे तो आपको जो डीएनए के खंड है वो नारंगी रंग के दिखाई देंगे। किस रंग के दिखाई देंगे, नारंगी रंग के। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए अब तक हमने क्या देखा, किसी कोशिका से आपने, जिस कोशिका का आपको डीएनए फिंगरप्रिंट निकालना है, उससे डीएनए प्राप्त किया। डीएनए हमने प्राप्त करने के बाद उसकी क्रिया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से करा दी। तो जैसे आपने प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कराई तो क्या हुआ, छोटे छोटे डीएनए खंड आपको प्राप्त हो गए, जिन्हें हमने क्या कह दिया है, RFLP कह दिया। इन RFLP का क्या करा हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। जैसे ही हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक अपनाई तो आपको क्या मिले, बहुत सारे जेल में डीएनए के खंड प्राप्त हो गए। लेकिन अभी जब तक आप इसकी स्टेनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसे डाई से यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड से कलर नहीं करेंगे, तब तक आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जैसे ही आपने इस जेल की अभिक्रिया ETBR अर्थात इथिडियम ब्रोमाइड से कराई, अभी भी आपको जेल नहीं दिखाई देंगे खंड, जब तक कि आप पराबैंगनी प्रकाश में से नहीं देखेंगे। अब जैसे ही आपने इसे अल्ट्रावायलेट रेज में अर्थात पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से देखा तो आपको नारंगी रंग के डीएनए के बैंड प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम ब्लॉटिंग की तकनीक अपनाएंगे। अगली प्रोसेस क्या करेंगे, हम ब्लॉटिंग की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। ब्लॉटिंग की प्रक्रिया संपन्न करने से पहले हम इस जेल की क्रिया क्षार NaOH से कराएंगे और इसके ऊपर क्या रख देंगे, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर कौन सा रखेंगे, नाइट्रोसेलुलोज का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डीएनए की ब्लॉटिंग कर रहे हैं अर्थात सघन ब्लॉटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ब्लॉटिंग की क्रियाविधि करेंगे, और ब्लॉटिंग कौन सी ब्लॉटिंग कर रहे हैं, सघन ब्लॉटिंग। तो जैसे ही सघन ब्लॉटिंग की प्रक्रिया करी तो जो डीएनए खंड जेल पे थे उसकी प्रतिकृति कहाँ मिल जाएगी, आपको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर मिल जाएगी। पहले आपने क्षार से क्रिया कराई, क्षार से क्रिया कराने से क्या होगा, जो द्विरज्जुकीय डीएनए था वो एकल रज्जुकीय डीएनए में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही एकल रज्जुकीय डीएनए आपको प्राप्त हुआ, उसकी क्रिया किस पे करा दिया आपने, फिल्टर पत्र पर इसके ऊपर रख दिया, थोड़ा वजन रख दिया। इसे हमने क्या बोल दिया है, सघन ब्लॉटिंग। तो जैसे जैसे खंड आपके उपस्थित थे जेल पर, वैसे खंड कहाँ मिल जाएंगे, आपके
नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे मिल जाएंगे। कौन सा फिल्टर पेपर है ये आपका? नाइट्रोसेलुलोज का। इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर की क्रिया आप किससे करवाएंगे? प्रॉप से। और प्रॉप किसका लेंगे हम? डीएनए का ही प्रॉप लेंगे। तो अब जो आपके पास नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर डीएनए का खंड प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया किससे करा दी आपने? डीएनए के प्रॉप से करा दी। तो डीएनए के प्रॉप से कराने के बाद क्या होगा? जो इसका पूरक डीएनए होगा वहाँ जाके प्रॉप आपका जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये प्रोब रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोब होने का मतलब क्या है आपको? जहाँ पे भी ये जुड़ेंगे वहाँ पे ये अपनी रेडियो एक्टिविटी शो कर देते हैं। जैसे ही प्रोब जुड़ जाता है तो प्रोब के जुड़ने के बाद हम इसकी क्रिया अब क्या कराएंगे? इस नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली को, जो फिल्टर पेपर है, इस पर हम एक्स किरणें डालेंगे। क्या डालेंगे? एक्स किरणें। और जैसे ही आप इस पर एक्स किरणें डालते हैं तो देखिए क्या होगा। जैसे ही आप इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर की क्रिया एक्स रे से कराते हैं तो क्या होगा? आपको इस फिल्टर पेपर पर या एक्सरे की जो सीट है उस पर आपको डीएनए के खंड दिखाई दे जाएंगे। इसे हमने क्या बोल दिया है? डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या बोल दिया इसे? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो देखिए हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करी, एक बार पुनः देखिए। डीएनए लिया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। जैसे ही कट किया तो अलग अलग लंबाई के आपको खंड मिल गए। इन खंडों को आपने क्या करा दिया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रियाविधि संपन्न करा दी। जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया संपन्न कराई तो आपको अलग अलग डीएनए के खंड मिले। अभी ये डीएनए के खंड आपको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ही आप इसे इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करेंगे, स्टेन करेंगे और पराबैंगनी किरणों में देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? नारंगी रंग के डीएनए बैंड दिखाई देने लगते हैं। क्लियर हुआ? अब इन बैंडों को आपको क्या करना है? एक फिल्टर पेपर, जैसे ही फिल्टर पेपर पर हमें डीएनए के खंड प्राप्त हो गए, अब इसकी क्रिया हम डीएनए प्रॉप से कराएंगे और क्या करेंगे? इसे एक्स किरणें का आप इसमें उद्भासन करेंगे, यानी कि इसके ऊपर एक्सरे डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त हो जाता है। अब इस डीएनए जो फिंगरप्रिंट आपको प्राप्त हुआ है, इसकी तुलना हम किसी अन्य जीव के डीएनए फिंगरप्रिंट से करते हैं तो हमें ये कतई समान नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल समान नहीं होगा। लेकिन माता पिता का डीएनए फिंगरप्रिंट अपने संतान से कुछ कुछ मैच करता है। तो इस तरीके से हम माता पिता और संतान की जांच कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक दंपत्ति की संतति है या नहीं है। तो क्लियर हुआ? आज हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस पढ़ी है। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके एप्लीकेशंस को कहाँ देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ यूज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।